हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम पढ़ेंगे फुटप्रिंट्स बुक क्लास 8 के चैप्टर नंबर 7 कोलोनियल एजुकेशन एंड इम्पैक्ट का पार्ट 2। तो लेट्स बिगिन। आज हम पढ़ेंगे द ओरिएंटलिस्ट वर्सेस द एंग्लिसिस्ट। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि हमने पार्ट 1 इस वीडियो को बना चुका है। अगर हम नहीं देखा तो देख लीजिए, देख लिए तो भाई हम सब कुछ आता है। चलिए कंटिन्यू करते हैं। द ओरिएंटलिस्ट। अब सबसे पहले ओरिएंटलिस्ट होते क्या है? ओरिएंटलिस्ट वो लोग हैं जो क्या सपोर्ट करते हैं? जो सपोर्ट करते हैं हमारी इंडिया की ओरिजिनल लैंग्वेज, या फिर जो इंडियन का पहले पढ़ाने का तरीका होता है, उसके पाठशाला और टॉल्स, जैसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, उसको जो लोग सपोर्ट करते हैं उनको कहते हैं ओरिएंटलिस्ट। और एंग्लिसिस्ट हम उन लोगों को कहते हैं जिन्होंने इंग्लिश मीडियम का सपोर्ट किया था। कब किया था? इन द टाइम when we were deciding that we have to choose English language or return to our Hindi। अब यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते जल्दी से पढ़ना, ताकि बिना टाइम वेस्ट किए हम पूरा चैप्टर आराम से पढ़ सके। During the first 60 years of British rule in India, some of the British officers and scholars initiated the practice of studying Indian literature। During the first 60 years, जब पहले 60 साल चल रहे थे ब्रिटिश रूल के इंडिया में, some of the British officers and scholars, जो ब्रिटिश के ऑफिसर्स थे, स्कॉलर्स का मतलब यहाँ उन लोगों से है जिन्होंने इंग्लिश में पीएचडी कर रखी थी। इसकी पीएचडी आप जानते हैं, हायर स्टडीज कर रखी थी, उनको हम स्कॉलर्स कहते हैं। इनिशिएटेड द प्रैक्टिस ऑफ स्टडीइंग इंडियन लिटरेचर। उन्होंने प्रस्ताव रखा था प्रैक्टिस का इंग्लिश लिटरेचर को स्टडी करने की। दे वांटेड टू नो द कस्टम्स एंड हैबिट्स ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया। वो चाहते थे, क्या चाहते थे? जानना इंडिया के कस्टम्स, उनकी हैबिट्स को। जैसे कि अभी हमारे वेदों को जानना चाहते थे वो लोग, और वो जान चाहते थे कि हम लोगों के रीति रिवाजों को, अलग अलग स्टेट के बारे में जानना चाहते थे, उस सबको जानना चाहते थे। और स्टडी को हमने क्या कहते हैं, हमने पिछले वीडियो में बताया था आपको, इंडियोलॉजी। Some of them wrote commentaries on the rich literary output of ancient India। कुछ लोगों ने इस पे अपनी कमेंट्रीज भी लिखी थी। कमेंट्रीज का मतलब यहाँ बेसिकली इस बात से है कि उन लोगों ने अपनी राय रखी थी, कुछ कमेंट किया था। जैसे कि आप लोग अब डिस्क्रिप्शन में कमेंट करेंगे, सर इसका मतलब ये होता है ना, वो होता है ना, हाँ, तो बस उसी हिसाब से उन्होंने भी कमेंट किया था कि जैसे कि मान लीजिए हमने एक नोवेल लिखा है ना, उन्होंने उसके बाद कमेंट्स में लिख दिया कि वाओ व्हाट अ नोवेल। उन्होंने लिख दिया कि बहुत अच्छा नोवेल है, जाके आप इसको प्लीज पढ़िए। तो उन्होंने कमेंट्रीज की थी उन पे, ऑन रिच लिटरेरी आउटपुट ऑफ एंशिएंट इंडिया। रिच लिटरेरी आउटपुट मतलब कि जिसकी अंदर लिटरेसी बहुत ज्यादा हो, लिटरेरी सोर्सेस के लिए बहुत ज्यादा हो, जो ज्यादा ज्ञान प्राप्त प्रदान करते हैं, उन्हें रिच लिटरेरी आउटपुट्स कह सकते हैं ऑफ एंशिएंट इंडिया। जैसे कि हमारे वेद होते थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, सामवेद, इन सब को उन्होंने पढ़ा था। उन्होंने हमारे ग्रंथों को पढ़ा था, उन्होंने रामायण पढ़ी, महाभारत पढ़ी। उस लोगों ने कहा कि ये बस इमेजिनरी स्टोरीज हैं, इनका कोई अस्तित्व नहीं है, ये तो रियल लाइफ में हो ही नहीं सकता। और कुछ लोग इसको मानते हैं। सम ऑफ द एक्सपोनेंट्स ऑफ द ट्रेंड वर। कुछ एक्सपोनेंट्स कौन कौन थे इस ट्रेंड के? सुप्रीम कोर्ट जज लिंग्विस्ट सर विलियम जोन्स हु पायोनियर्ड दिस ट्रेंड। अब सर विलियम जोन्स ये कौन थे? सुप्रीम कोर्ट जज एंड लिंग्विस्ट। लिंग्विस्ट कौन से होते हैं लोग? लिंग्विस्ट हम लोग बेसिकली कुछ ज्यादा ही नॉलेजेबल लोगों को, या फिर उन लोगों को कह सकते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज में जो बहुत ज्यादा माहिर हो, एक्सपर्ट हो, उन लोगों को हम लिंग्विस्ट कह सकते हैं। सर विलियम जोन्स हु पियोनियर्ड दिस ट्रेंड, जिन्होंने अपनी राय रखी थी इस ट्रेंड में, उन्होंने बहुत ज्यादा इस ट्रेंड में उनका बहुत ज्यादा बड़ा हाथ है। देखते हैं उनका हाथ अब इसमें कितना बड़ा है, उसके अंदर क्या क्या लिखा हुआ है, अभी हम इनका अंतर्यामी करेंगे। He set up the Asiatic Society in 1784 in Calcutta। उन्होंने सेटअप की थी एशियाटिक सोसाइटी। अब एशियाटिक सोसाइटी एक बेसिकली एक बस सोसाइटी है। ये सोसाइटी का मतलब अब वो वाली सोसाइटी नहीं है कि हम लोग यहाँ सोसाइटी में रहते हैं, वो वाली सोसाइटी नहीं है ये सोसाइटी। इस सोसाइटी का मतलब है संगठन, एक ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने खड़ी की थी। कहां पर?
कलकत्ता में इन 1784। प्लीज अंडरलाइन कर दीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए इसको। द नेम ऑफ द सोसाइटी underwent many changes from Asiatic Society of Bengal 1832 1935 to the Royal Asiatic Society of Bengal 1936 to 1951, and in July 1952 it came to be known as Asiatic Society। इसका मतलब ये है कि अब एशियाटिक सोसाइटी की वजह से बहुत सारे चेंजेस भी आए और उसके अंदर भी बहुत सारे चेंजेस आए, जैसे कि अब कलकत्ता में तो थी एशियाटिक सोसाइटी, अब एक नई ब्रांच खोली गई एशियाटिक सोसाइटी की, कहा बंगाल में। कब से लेकर कब तक? 1832 से लेकर 1935 तक, और उसके अगले साल ही उसको रॉयल एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में बदल दिया गया, जो कब से कब तक थी? 1936 से लेकर 1951 तक। और जुलाई 1952 उसको तब से लेकर अब तक जाना जाता है एशियाटिक सोसाइटी के नाम से। रॉयल भी हट गया, बंगाल भी हट गया, बस नाम रहा तो बस एशियाटिक सोसाइटी। ही ऑल्सो स्टार्टेड अ जर्नल कॉल्ड एशियाटिक रिसर्चेस। इसमें इनका बेसिकली मतलब ये था कि इसमें ये लोग क्या करते थे एशिया में, और एशिया में मेनली तो 2 ही कंट्रीज है जो है हमारी इंडिया और चाइना, तो इसके बारे में इन लोगों ने रिसर्चेस भी की थी और उनको एक बुक में लिख डाला था। तो ये रहे हमारे महान सर विलियम जोन्स, और ये रही हमारी एशियाटिक सोसाइटी ऑफ कोलकाता की। ये बस एक बंगला सा है जहां पर वो लोग अपनी सारी रिसर्चेस करते थे और उसको प्रूव करते थे। तो ये उनकी फोटो है, ध्यान से देख लीजिए ताकि हमारे भी दिमाग में बैठ जाए। आगे इसके मेंबर्स कौन कौन थे? H.D. Colebrook, who wrote on the Vedas and compiled a book on Sanskrit grammar। अब H.D. Colebrook ने क्या किया? इन्होंने वेदास को संस्कृत में स्टडी करके, पहले उन्होंने संस्कृत लैंग्वेज पढ़ी, फिर उन्होंने उनको वेदास पढ़े उसमें, और फिर उन्होंने उसका ट्रांसलेट भी किया इंग्लिश लैंग्वेज में, एंड कंपाइल्ड अ बुक ऑन संस्कृत ग्रामर, और संस्कृत ग्रामर पर एक बुक लिखी थी। आगे आते हैं हमारे नेथलाइन हैंडहेड, who translated the Manusmriti as the code of Hindu laws। अब नेथानियल हैंडलैंड ने क्या किया था? ट्रांसलेटेड मतलब कि उन्होंने ही जो संस्कृत और या फिर बाकी लैंग्वेज में लिखी हुई बुक थी जिनमें एक मनुस्मृति भी आती थी, उसको हिंदू लॉज के नाम से एज द कोड ऑफ हिंदू लॉज एक बुक बनाई थी, उसमें लिखा था। अब मनुस्मृति अगर आपको नहीं पता तो ये 8th चैप्टर में हमारे बहुत ज्यादा काम की चीज है, बहुत काम की बुक है, क्योंकि इसी की वजह से बेसिक डिस्क्रिमिनेशन स्टार्ट हुई थी। आगे आता है द स्कॉलर्स हु ट्राई टू प्रमोट Oriental languages, cultures and texts to their writings and researches were collectively known as Orientalists। वो scholars जिन्होंने प्रमोट किया था Oriental language को, cultures को and text को through their writings and researches were collectively known as Orientalists। जैसे कि मैंने आपको पहले बता दिया था, Oriental का मतलब क्या है? इससे जो पुराने जमाने में चीजें होती थी या फिर जो इंडियन लोग मानते थे कि यही उनका धर्म है, कर्म है और उनकी शांति है। आगे आता है हमारा द ओरिएंटलिस्ट आल्सो एनकरेज एजुकेशन बेस्ड ऑन लर्निंग ऑफ इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस। अब ओरिएंटलिस्ट ने एनकरेज किया था एजुकेशन बेस्ड ऑन लर्निंग ऑफ इंडियन क्लासिकल लैंग्वेजेस, मतलब कि जो इंडिया की क्लासिकल लैंग्वेज जो बहुत पुराने टाइम से आती हो रही बोली जा रही है, उनको उन्होंने एनकरेज किया था, एंड फेल्ट दैट द गवर्नमेंट शुड बी सिंपैथिक टुवर्ड्स द locals and give them the type of education they wanted। और उन्होंने इस पे भी जोर दिया कि गवर्नमेंट को गवर्नमेंट शुड बी सिंपैथेटिक, मतलब कि गवर्नमेंट को ध्यान देना चाहिए, गवर्नमेंट को ध्यान पूर्वक, बल्कि सिंपैथी का मतलब यहाँ बेसिकली ये है कि शुड बी सिंपैथेटिक का मतलब है कि ऐसी कोई चीज ध्यान देती है, बहुत ज्यादा ध्यान देती है किसी एक पर्टिकुलर चीज पे, टुवर्ड्स द लोकल एंड गिव देम द टाइप ऑफ एजुकेशन दे वांटेड। जैसे इनको एजुकेशन चाहिए थी वैसे उनको एजुकेशन देना। इन 1813 द चार्टर एक्ट वाज पास्ड बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। 1813 में चार्टर एक्ट पास हुआ था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा।
प्लीज अंडरलाइन कर दीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है चार्टर एक्ट हमारा, और इसी से बहुत सारे क्वेश्चंस भी अराइज हो रहे हैं हमारी बुक में, और बाकी के एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी इसी में से आते हैं, तो आप प्लीज अंडरलाइन कर लीजिए। इट अलाउड क्रिश्चियन मिशनरीज टू कम टू इंडिया एंड इंट्रोड्यूस यूजफुल नॉलेज। इसने क्या अलाउड किया था? इसने अलाउड किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट, ये पास किया था ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा। इसने क्या किया था? अलाउ क्रिश्चियन मिशनरीज, मिशनरी होगी वो लोग जो एक मिसाल बन के लोगों के लिए खड़े हो जाते हैं, उनका मिशनरीज कहते हैं, टू कम टू इंडिया, ताकि वो इंडिया आए एंड इंट्रोड्यूस यूजफुल नॉलेज, और अपने उनको जितनी भी नॉलेज उनके लिए यूजफुल थी वो उसको यूजफुल मानते थे वो इंडियंस को देने के लिए। एंड रिलीजियस एंड मॉरल प्रिंसिपल्स, और रिलीजियस और मॉरल प्रिंसिपल्स को हमें पढ़ाने के लिए। द एक्ट directed the English East India Company to set aside from Indian revenues a sum of rupees 1 lakh for the revival and empowerment of literature and encouragement of learned natives. अब यहाँ पर क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने सारे रेवेन्यू में से 1 लाख रुपए किसके लिए जमा किए? रिवाइवल एंड एम्पावरमेंट ऑफ लिटरेचर। अब देख लीजिए, अब उस समय में तो बहुत ज्यादा, 1 लाख की कीमत आज के 1 करोड़ के बराबर थी, तो ये बहुत बड़ी बात है क्योंकि 1 लाख तब कुछ बिल्कुल कम मनी नहीं थी। मैं अप्रोक्स बता रहा हूँ कि 1 करोड़ तक जा सकती है, पर ये उतनी शायद ना जाए, तो उससे भी ऊपर जाए, मेरे को इतना डेफिनेटली नहीं पता है, पर ये बहुत ज्यादा सम था मनी का। तब तो आप सोच सकते हैं कि अभी 10-10 हजार, अभी हमारे टीचर की पेमेंट है, तब कितनी दी थी? 5 से 8 रुपए। तो आप सोच सकते हो 5 से 5 रुपए और 5,000 10,000 रुपए के अंदर का फर्क। आगे है आता है हमारा कि उन्होंने किसके लिए किया था? सिर्फ और सिर्फ रिवाइवल एंड एम्पावरमेंट ऑफ लिटरेचर। सो उन्होंने क्रिश्चियनिटी को और क्रिश्चियन लैंग्वेज को, इंग्लिश लैंग्वेज को इंडिया में लाने के लिए ही इतना बड़ा सम ऑफ मनी वेस्ट किया था। आगे हम लोग देखें तो क्योंकि हमने एनकरेजमेंट ऑफ लर्न नेटिव्स, ताकि जो हमारे नेटिव्स हैं वो हमें पढ़ा सके, एंड फॉर द इंट्रोडक्शन एंड प्रमोशन ऑफ नॉलेज ऑफ साइंसेस। अब जैसे कि अभी हमारे पास सब्जेक्ट है साइंस, मैथमेटिक्स, हिस्ट्री, जियोग्राफी, सिविक्स, इतने सारे सब्जेक्ट है हमारे पास, है ना? सॉरी, पर पहले क्या होता था? पहले जब पाठशाला टॉल होते थे तो इनमें से एक भी सब्जेक्ट नहीं होता था, सिर्फ कौन सा होता था? लिटरेचर और वेदास के बारे में कुछ पढ़ाया जाता था, शायद याद से चलाने हैं, तो इस चीज पे होता था बेसिकली। एस्ट्रोनॉमी, लॉजिकल ऐसे सब्जेक्ट होते थे, पर तब हमारे मैथमेटिक्स, साइंस, SST इसमें से कुछ भी नहीं था। अब कुछ बच्चे आगे सोचेंगे भाई तब तो लोगों की मजानी लाइफ थी, है ना? पर नहीं थी, क्योंकि तब भी भूलिए मत ब्लैक बोर्ड और नोटबुक्स हमारे पास नहीं थी, याद करना बहुत मुश्किल होता था। और मान लीजिए कि अभी 6 महीने पहले आपको अपने टीचर ने कुछ पढ़ाया होगा और आज आपसे पूछे कि मैंने उस दिन आपको क्या पढ़ाया था, तो आपके लिए भी याद रखना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाएगा। याद रखना इस बात को, तो इसलिए प्लीज उनकी स्टडी को आसान मत समझिएगा। However, the government continue to encourage traditional learning। फिर भी गवर्नमेंट ने ट्राई किया एनकरेज करने के लिए ट्रेडिशनल लर्निंग को, ताकि वो भी ओरिएंटलिस्टिक के ग्रुप में आते थे। By the early 19th century, another group of officials began to argue that it was the duty of the British to bring good governance to India। अब 19th century के टाइम तक another group of officials began to argue, एक और ग्रुप था ऑफिशियल्स का जो लड़ने लगे that it was the duty of the British, कि ये ब्रिटिश की ड्यूटी थी to bring good government to India, अच्छी गवर्नमेंट लाने के लिए इंडिया में। They strongly supported the use of English as a medium of instruction and Western regional curriculums as the basics of education in India। उन्होंने सपोर्ट किया इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन मैंने बताया था आपको क्या होता है। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो एक स्कूल, एक ऑर्गेनाइजेशन जिसमें बात करते हैं अपने स्टूडेंट्स को सिखाने के लिए,
और उसको हम कहते हैं मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस। वेस्टर्न नेशनल करिकुलम एज बेसिस ऑफ एजुकेशन इन इंडिया। अब यहाँ करिकुलम का मतलब क्या है? अब जैसे कि आपकी कंप्यूटर स्कूल की ऐड देखोगे तो वहां लिखा होगा ना कि एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज होती है हमारे स्कूल में, है ना। तो ये करिकुलर का मतलब क्या होता है? जो हमारे ब्रेन पावर को एनहांस करे, जो हमारी हेल्थ को एनहांस करे। करिकुलर एक्टिविटीज का बेसिकली मतलब ये है कि जैसे कि हमारे स्कूल में एक्टिविटीज होती है ना, जो बड़े बड़े स्कूलों में एक्टिविटीज होती है, फिर प्लेग्राउंड में बहुत बड़ी जगह दी जाती है ताकि वो आराम से फ्रीडमली अपने खेल सके, अपने दिमाग को एनहांस कर सके। तो बस वैसे ही करिकुलर बल्कि हमारे ब्रेन को एनहांस, हमारी हेल्थ को एनहांस, हमारी बॉडी को एनहांस करने वाली एक्टिविटीज एज द बेस्ट ऑफ एजुकेशन इन इंडिया, इंडिया के एजुकेशन के लिए। अब वो लोग क्यों सपोर्ट कर रहे थे? कुछ लोगों के मन में ये सवाल किया था, तो मैं अभी आंसर दे देता हूँ, बाद में बताएंगे, पर फिर मैं अभी आंसर दे देता हूँ। अब देखो, हमने पढ़ा है कि जब फ्लाइट फ्लीट बनी, ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम अच्छा हुआ, ब्रिटिशर्स इंडिया में आ पाए, तब इंडिया के लोग ब्रिटिश में जा रहे थे। कुछ बड़े बड़े महान हस्तियां जा रहे थे, जैसे गांधी जी भी एक दो बार ब्रिटिश में हमारे यूरोप में गए थे, तो उन्होंने वहां जाके देखा कि बच्चों के लिए बहुत अच्छा एजुकेशन सिस्टम है। वहां पर बच्चों को साइंस भी पढ़ा रहे हैं, जिससे कि वो टेक्नोलॉजी अच्छी से अच्छी टेक्नोलॉजी ग्रो कर पा रहे हैं। वो लोग मैथ के पढ़ा रहे हैं, जिसकी वजह से बच्चों की कैलकुलेशन अच्छी हो रही है, बच्चों की माइंड पावर बढ़ रहा है। वो लोग हमें एसएसटी पढ़ा रहे हैं, जिससे कि बच्चों को अपने देश के बारे में, अपने नेशनलिज्म के बारे में पता चल रहा है। इसकी उन्होंने पढ़ाई की थी नेशनलिज्म के बारे में, तो उनको इसके बारे में अच्छे से पता था। और वैसे भी वेस्टर्न एजुकेशन जब इंडिया में आ गई थी, तभी लोगों को और ज्यादा इसके बारे में पता चला था। तो सब एंग्लिसिस ज्यादा बढ़ते ही गए, कम नहीं हुए। द ग्रुप इंक्लूडेड पीपल सच एज, अब कौन कौन से लोग थे एंग्लिसिस्ट में बेसिकली, उनका नाम देख लेते हैं ताकि फिर अगर एग्जाम में पूछ लेते तो हम भी कभी किसी का नाम। जेम्स मिल who propagated the view that education was essentially meant to impart, देखते हैं कि नाम करो, impart, perpetuate and useful knowledge and in a sense civilize the natives का मतलब यहाँ इंडियंस है, क्योंकि हम उनकी पड़ोसी कंट्री जैसे ही थे। तो नेटिव ज्यादा पड़ोसी कंपनी को कहा जाता है, या फिर जो पहले के जमाने में बहुत पहले ब्रिटिशर्स होते थे उनको नेटिव्स कहा जाता है। तो दो ग्रुप के लिए ये स्पेशली करता है। तो इसका भी यहाँ पर तो पर्टिकुलर मीनिंग रखा है इंडियन से, तो हम इसको इंडियंस मान के पढ़ते हैं। नेटिव का मतलब यहाँ पर आगे आता है थॉमस बेबिंगटन मैकूले। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें प्लीज अंडरलाइन कर लो, क्योंकि ये अंकल जी भी बहुत बड़ी परेशानी बनेंगे एग्जाम में। और ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट है ना हमारे लिए कि अगर ये चैप्टर हमें अच्छे से आ गया ना, तो 9th 10th 11th 12th हमारे ऐसे पास हो जाएंगे। मजाक कर रहा हूँ भाई, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये हमारा चैप्टर ना, तो प्लीज इसको हल्के मत लेना। थॉमस बेबिंगटन मैकूले was one of the opinion that English as the medium of instructions and Western knowledge were for, रुको यार ये क्या हो गया, sorry, Thomas Bebbington Macaulay, who was of opinion that English as a medium of instructions and Western knowledge were far superior to traditional Indian learning. उनका मानना था कि इंग्लिश बहुत ज्यादा ही सुपीरियर है। सुपीरियर का मतलब हम जानते हैं कि बेस्ट ऑफ बेस्ट है भाई, सबसे टॉप पे है, और इंडियन लैंग्वेज तो भाई नीचे ही है, क्योंकि उन लोगों को लगता था कि इंडियन लैंग्वेज में कोई लॉजिक ही नहीं बनता। ये लोग जैसे इनका लिटरेचर, इनका रहन सहन है, इनका तो कोई ज्यादा मतलब नहीं होता। जैसे कि हम लोग पहले जो इंडियंस थे ये ज्यादा अंधविश्वासी थे, जैसे कि यहाँ बाहर गए तो नजर लग जाएगी, वो हो जाएगा वो हो जाएगा। भले अभी भी इसको मानते हैं, पर कम ज्यादा ही कुछ था। तो उस टाइम पे इनको लगा था कि हमारी जो इंग्लिश लैंग्वेज है ये बहुत ही ज्यादा ऊपर है, और हमारे जो हिंदी हमारी लैंग्वेज है बेसिकली। तब तो जब बंगाली में बोला लगा था, ये लोग बेसिकली बंगाल में है, तो इन लोगों ने बंगाल का सर्वे ज्यादा किया, तो इन लोगों ने बंगाली ही सुनी होगी ज्यादातर। तो उस टाइम पे फिर जब जब इन लोगों ने देखा, सर्वे किया, तब उनको पता चला कि इंडिया में जैसे कि स्टडी हो रही है, ये
इनसे कुछ ज्यादा ही डाउन है, तो इन्होंने सोचा कि हम लोग इंडिया को ही आगे बढ़ा देते हैं, ताकि बराबर पे थोड़ा ऊपर नीचे का फर्क भले ही होगा, पर कम से कम ये लोग कन्वे तो करवाएंगे आसानी से एक दूसरे के साथ, वरना हम लोग ही क्यों उनकी लैंग्वेज पढ़े, उनको हमारी लैंग्वेज पढ़नी चाहिए, एज हमारी लैंग्वेज ज्यादा अच्छी है। तब उनका मानना ये था। अब soon there was a debate between the Orientalists and the Anglicist। अब ग्रुप बन गया तो डिबेट तो होनी है। तो बस आगे देखते हैं हम लोग। On the utilization of funds set aside by Charter of 1813। चार्टर एक्ट मैंने आपको बता दिया था, बहुत इंपॉर्टेंट एक्ट था। The Orientalists led by H.H. Wilson wanted the promotion of traditional Indian learning। अब आप लोग सोच रहे हैं कि सारे ये यूरोपियंस हैं, तो ये लोग तो अब अपनी लैंग्वेज को सपोर्ट करेंगे ना, इनको तो चट्टी, इनको भी ज़्यादा बहुत शौक है हमारी लैंग्वेज पढ़ने का, तो नहीं है ऐसा। सारे ब्रिटिशर्स भी इंग्लिश के साथ नहीं थे, कुछ लोग ऐसे भी थे जो ओरिएंटलिस्ट थे, जैसे कि आते हैं हमारे H.H. विल्सन। wanted the promotion of traditional Indian learning institutions, क्योंकि उन इंस्ट्रक्शंस उनको लगता था कि हिंदी ही ज्यादा अच्छी है, एज कि अगर हम लोग उनको ऐसे ही इंग्लिश पढ़ने लगेंगे तो जब उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा तो वो आसानी से पढ़ कैसे पाएंगे। On the other hand, the Anglicists led by Macaulay, अब Macaulay उनके लीडर थे। Anglicists led by Macaulay believed that the knowledge of East was full of errors। East का मतलब यहाँ पर बेसिकली है इंडिया से, as India ईस्ट साइड में लाई करता है पूरे हमारे वर्ल्ड मैप के, तो उनको लगता था कि नॉलेज ऑफ द ईस्ट वाज अनसाइंटिफिक, जैसे मैंने आपको बताया था, अंधविश्वासी। थॉट दैट दे फेल्ट दैट द फंड्स सेट असाइड बाय चार्टर ऑफ 1813 शुड बी स्पेंट ऑन टीचिंग इंग्लिश टू इंडियंस। अब एक ग्रुप कह रहा था कि आप अंग्रेजों को हिंदी पढ़ाओ, और एक ग्रुप कह रहा था कि आप हिंदू को अंग्रेजी पढ़ाओ, तो कुछ ज्यादा ही ये हमारे साथ कंफ्यूजन सा हो गई थी। आगे हम लोग देखते हैं, तो आगे हमें दिखता है कि इंडियंस एज वुड एनेबल देम टू गेट द बेनिफिट ऑफ डेवलपमेंट इन वेस्टर्न साइंस। अब इससे क्या होगा, अगर इंग्लिश आ गई तो इनको वेस्टर्न साइंस में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट मिलेगी इंडियंस को, लिटरेचर एंड फिलोसफी तो आप सभी जानते हैं, समझाने की जरूरत नहीं है ना। आगे, इट वॉज इन दिस कॉन्टेक्स्ट दैट मकूले रोट हिज फेमस मिनट्स। अब मिनट्स का मतलब यहाँ पर कमेंट्रीज ही है, तो इसके लिए आपको ज्यादा टेंशन करने की जरूरत नहीं है। मिनट्स ऑन इंडियन एजुकेशन, emphasizing the needs for English medium education and Western learning. Based on minutes, Lord William Bentinck, the then Governor General of India, 1835 में लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। इस बात को रट्टा मार लो क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, और इन्होंने क्या किया था, passed the English Education Act in 1835. The two main provisions of Act were to, क्या क्या प्रोविजन से क्या चाहता था ये एक्ट करना, क्या क्या इसका मोटिव था। मेक इंग्लिश द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस फॉर हायर एजुकेशन, इंग्लिश को मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन बनाना हायर एजुकेशन के लिए। Stop the promotion of Oriental institutions of learning such as Kolkata, Madras and Banaras Sanskrit College। इसके मैंने आपको बताया था कि ये सारे कॉलेजेस सेटअप किए गए थे। अब आगे हम लोग देखते हैं, द गवर्नमेंट ओपन हाई स्कूल्स एंड कॉलेजेस इंस्टेड ऑफ एलिमेंट्री स्कूल्स। अब जो एलिमेंट्री स्कूल्स का मतलब यहाँ पर है कि छोटे छोटे स्कूल जो यहाँ प्राइमरी सेक्शंस के लिए लगाए गए थे उनको हटा के वो कहते थे कि हाई स्कूल्स लगाए जाए, कॉलेजेस लगाए जाए, ताकि लोगों को हायर एजुकेशन मिल सके। आगे आती है हिस्ट्री इन डेप्थ। हम हिस्ट्री के समुद्र में तो कूद ही चुके हैं, तो इसके डेप्थ में भी चले ही जाते हैं। तो गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक, जैसे कि यहाँ की फोटो दिखा रखी है, गोरे गोरे दिख रहे हैं, लॉर्ड विलियम बेंटिंक ordered an inquiry into the elementary education in India. It was carried out by a missionary, William Adam। अब ये गवर्नर जनरल है, ये खुद तो जाएंगे सड़कों पे घूमने कि भाई चलो देखते हैं क्या हो रहा है ना, ये बैठेंगे आराम से कुर्सी पे। इन्होंने भेजा अपने एक आदमी को, उनको क्या कहा है, विलियम
एडम नाम था उनका, विलियम एडम फाउंड दैट देयर वर बंगाली, पर्शियन एंड अरबिक मीडियम स्कूल्स इन मैनी एरिया। अब बंगाली में बेसिकली सर्वे करो तो बंगाली मिलेगी ना, और पर्शियन अरेबिक भी थे, क्योंकि वहां पर मुस्लिम लोग तब बहुत ज्यादा रहते थे। तब ऐसा कुछ नहीं था, तब मुस्लिम लोग पूरे इंडिया में फैले हुए। तब ऐसा नहीं था कि मुस्लिम लोग सिर्फ कश्मीर में रहेंगे या फिर अपर पार्ट ऑफ इंडिया में रहेंगे, तब ऐसा कुछ भी नहीं था। तब तो पाकिस्तान हिंदुस्तान में नहीं हुआ था, तो ज्यादा ये मुस्लिमों का कुछ था नहीं, तो बंगाल में बहुत सारे थे, इसलिए पर्शियन अरेबिक भी लैंग्वेज थी। जैसे कि मैंने बताया था, मद्रासों और मकतब में पर्शियन अरेबिक मीडियम स्कूल्स कहा जाता था उनको। तो ओवरऑल पे ऑफ एलिमेंट्री स्कूल टीचर्स वाज ₹5 to ₹8, जैसे कि मैंने आपको बता दिया था, पर मंथ। भाई 5 से 8 रुपए में अगर हमें कोई दे, इसमें तो हमारी 8 से 5 हजार टॉफियां भी ना है, तो ये लोग तो पूरा महीना चलाते थे। तो फिर आप समझ सकते हो कि उस टाइम पे ये भी बहुत ज्यादा था। और जरूरी नहीं है कि इनकी पूरी फीस 5 to 8 रुपीज ही होती थी, इसलिए कुछ लोग ही देते थे फीस, तो बाकी के लोग अपना, जैसे कि हमने पढ़ा था ना, इसकी हमने महाभारत देखी है, तो वहां पर टीचर्स अपने स्टूडेंट से फीस नहीं मांगते थे, वो उनसे कुछ क्या नाम याद नहीं आ रहा मेरे को, मैं बाद में बताता हूँ अगर मेरे को याद आया तो। However, among 30,915 स्टूडेंट्स, अब उन्होंने पूरे बंगाल में कितने स्टूडेंट्स पाए थे? कुल मिला के 30,915। इससे ज्यादा स्टूडेंट्स तो भाई एक गांव में मिल जाएंगे आपको बात करें। एडम फाउंड ओनली 214 गर्ल्स, ओनली 214 गर्ल्स। अब समझ सकते हो कि 30,915 स्टूडेंट्स में से ओनली 214 गर्ल्स, मतलब कि 30,701 बॉयज थे और 214 गर्ल्स। मुझे तब गर्ल्स को कोई पढ़ने नहीं देता था, इससे ये बात चलता है। मुझे पता नहीं ये गर्ल्स कैसे आ गई, अभी मैं भी यही सोच रहा हूँ। इन 6 स्पेशल गर्ल्स स्कूल, 6 स्पेशल गर्ल्स स्कूल में इन मुरीशाबाद, बीरभूम एंड बुर्दवान डिस्ट्रिक्ट ऑफ वेस्ट बंगाल। प्लीज इसको अंडरलाइन कर लो, आपके एग्जाम में ये पक्का ही आ सकते हैं, तो प्लीज अंडरलाइन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी मैम को मन है आपको इस बार एग्जाम में फेल करने का, तो पक्का ही डालेंगी। आगे आते हैं एनालाइजिंग सोर्स ऑफ हिस्ट्री। इसको पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं आपको ऐसे बता देता हूँ कि मिनट्स में मकूले ने बस यही सब कुछ लिखा था कि it is impossible for us with a limited means of attempt to educate the body of the people. We must at present do our best to form a class who may be interpretations between us and the millions whom we govern, a class of person, Indian in blood and color, but English in taste, in opinions, in morals, and in intellect. To that class we may leave it to refine the vernacular dialects of the country, to enrich those dialects with terms or signs borrowed from the Western nomenclature, and to render them by degrees fit vehicles for conveying knowledge to the great mass of population. What type of change through English education does Macaulay talk about? अब इसका बेसिकली मतलब तो सबको समझ आ गया होगा कि इन्होंने, मकूले ने कहा था कि हम लोग बहुत कम हैं और हम जिनको गवर्न कर रहे हैं वो मिलियंस हैं। हमें इनको एजुकेट करने के लिए एक स्पेशल क्लास ऑफ पीपल बनाना पड़ेगा, जिसका मतलब था टीचर्स। अब इन लोगों ने क्या किया, अब हर पाठशाला और टॉल में या तो 20 बच्चे होते थे या उससे कम होते थे, ज्यादा तो कम, बहुत कम मिलते थे। तो इस हिसाब से 20-20 बच्चों के लिए एक एक टीचर रखना उनके लिए बहुत मुश्किल था, इसलिए उन्होंने स्कूल्स बनवाए, बहुत ज्यादा स्कूल्स बनवाए। 1 लाख रुपए उनके इसी चीज में तो खर्च हुए थे। किस चीज में? स्कूल्स बनाने में, कॉलेजेस बनवाने में, ताकि और टीचर्स उनके पास मिले, उनको और क्लर्क जानते हो वैसे तो आप लोग, बता देता हूँ, ये एक जॉब है बेसिकली जो इंडियन से करवाना चाहते थे, ताकि ये लोग आगे एजुकेट भी कर सके और इनके ऑफिशियल्स बनके इनका काम भी कर सके। तो इसलिए लॉर्ड मकूले ने कहा था कि हमें स्पेशल क्लास बनवानी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही, अगले पार्ट में हम लोग देखेंगे वुड्स डिस्पैच और उसके आगे का। तो
आज के लिए इतना ही। बाय बाय गाइस, प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर, ताकि आपके फ्रेंड्स के सामने आपकी थोड़ी इज्जत बने कि आपने उनको पढ़ने का एक नया सहारा दे दिया। तो बाय।